तो बेटा आज हम जो टॉपिक करेंगे वो थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल जो है ना उसी की कुछ कॉमन टर्म्स हमारे रह गए वो हम डिस्कस करेंगे और फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो टॉपिक शुरू कर रहे हैं आज का पीरियड नंबर फर्स्ट एंड पीरियड नंबर सेकंड, पीरियड नंबर थर्ड। अब जो आपका पीरियड नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट पीरियड जो है ये आपका शॉर्टेस्ट पीरियड है। इट इज द शॉर्टेस्ट पीरियड, ठीक है, क्योंकि पीरियड नंबर वन में सिर्फ दो ही एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज इन पीरियड नंबर वन ओनली टू एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, ओनली टू एलिमेंट्स, ठीक है। इसके बाद बेटा आगे आप देखिए नेक्स्ट जो पीरियड नंबर 2 और 3 है, पीरियड नंबर 2 एंड 3 में आपके प्रेजेंट होते हैं 8 एलिमेंट। साथ साथ लिखते चले सभी बेटा। पीरियड नंबर 2 एंड 3 में प्रेजेंट होते हैं 8 एलिमेंट्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका पीरियड नंबर 4 एंड 5, पीरियड नंबर 4 एंड 5, इन दोनों में प्रेजेंट होते हैं 18 एलिमेंट्स, ठीक है। और जो आपका लास्ट है पीरियड नंबर 6 एंड 7, पीरियड नंबर 6 एंड 7, these are the longest period, these are the longest period, have 32 elements। इन दोनों में बेटा 32 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी डिटेल हो गई बेटा पीरियड वाइज। पीरियड 1 सबसे छोटा है, इट कंटेन ओनली 2 एलिमेंट। पीरियड नंबर 2 और 3 में 8 एलिमेंट होते हैं। पीरियड नंबर 4 और 5 में 18 एलिमेंट होते हैं। 6 और 7 लॉन्गेस्ट पीरियड होते हैं, दे कंटेन 32 एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसके बाद आगे आप लोग देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आईयूपीएससी नेमिंग भी आपकी हो चुकी थी, ठीक है हर्ष बेटा। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, ठीक है। सो व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस क्या होती है? देखिए आप ध्यान से, हमारे पास बेटा कोई भी एक एटम है, इट इज एन एटम। ये इस एटम का सेंटर हो गया न्यूक्लियस। तो जो इस एटम का न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल के बीच का डिस्टेंस है, जो इस एटम के न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल के बीच का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हुई एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस की? द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस to outermost shell of an atom, the distance between nucleus to outermost shell of an atom। बेटा कोई भी एक एटम है, उस एटम के न्यूक्लियस से लेके जो उसकी आउटरमोस्ट शेल के बीच का डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा एटॉमिक रेडियस क्या होती है, ये आप लोग कर ही लेंगे। अब इसके बाद आप नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट अब हम करेंगे जो एटॉमिक रेडियस है, ठीक है, ये आपकी 3 तरह की होती है। एटॉमिक रेडियस जो है वो आपकी 3 तरह की होती है। फर्स्ट इज वांडरवाल रेडियस, वांडरवाल रेडियस। सेकंड इज मेटालिक रेडियस,
थर्ड वन इज कोवेलेंट रेडियस। सभी नोट डाउन करें बेटा, जो आपकी रेडियस है एटॉमिक रेडियस वो आपकी 3 टाइप की होती है। तीनों टाइप आप लोग लिख ले, वांडरवाल रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, अब इसके बाद हम तीनों को वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन सी रेडियस क्या है। देखिए ध्यान से, तो आगे करते हैं बेटा। इसके बाद अब देखिए बेटा, वन बाय वन सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस, तो सबसे पहली बात बेटा, कोवेलेंट रेडियस किस केस में होगी? जहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता हो। जहां कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वहां पे कोवेलेंट रेडियस होगी। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया Cl2, F2, Br2, I2 मॉलिक्यूल। ये सभी मॉलिक्यूल है बेटा, इन सब में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, चाहे Cl2 हो, चाहे Br2 हो, F2 हो या I2 हो, ऑल ऑफ दीज आर कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया Cl2 मॉलिक्यूल का, तो आप सबको पता है ऐसे बनता है Cl2 मॉलिक्यूल, भाई बिटवीन टू क्लोरीन सिंगल बॉन्ड होगा। तो अब इसमें कोवेलेंट रेडियस क्या चीज है वो आप देखिए। तो ये हमारा पहला क्लोरीन एटम है और ये पहले क्लोरीन एटम का न्यूक्लियस है। उसके बाद ये हमारा दूसरा क्लोरीन एटम है और ये दूसरे क्लोरीन एटम का न्यूक्लियस है। बेटा दीज आर द टू क्लोरीन एटम, दोनों बराबर साइज के बनने चाहिए क्योंकि दोनों एटम सेम ही तो है। तो ये हमारे दो यहाँ पे क्लोरीन के एटम हैं। ठीक है, एक एटम 1 और एक एटम 2। अब आप देखिए जो ये डिस्टेंस है इसके न्यूक्लियस से लेके इसके एटम आउटर मोस्ट शेल का और इसके न्यूक्लियस से लेके इसके आउटर मोस्ट शेल का। तो अब आप देखिए बेटा, जो ये आपका पूरा डिस्टेंस है इसके न्यूक्लियस से लेके इसके न्यूक्लियस के बीच का, इसको हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, मतलब दो एटम है उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, दो एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ही होता है बॉन्ड लेंथ। बेटा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस से क्या होता है? बॉन्ड लेंथ होता है। कोई भी दो एटम है उन दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और उसी को हम बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, अब मान लिया बेटा ये मेरा एटम था ए, ये मेरा एटम था बी, या मान लिया दोनों सेम भी हो, भाई यहाँ Cl2 है, यहाँ पे HCl भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चलो हमने क्लोरीन एटम ही माना है। तो ये जो आपका पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी क्या है? रेडियस है मान लो ए एटम की, और ये आपकी क्या रेडियस है? बी एटम की। और आपको ये समझ में आ गया जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब कि किससे लिखे? डी से। तो वो किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ ए एटम प्लस रेडियस ऑफ बी एटम। ठीक है, तो इस रेडियस को हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। दिस रेडियस इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। तो अब इस कोवेलेंट रेडियस की डेफिनेशन आप लोग लिख ले, मैं बोल रही हूँ साथ साथ लिख ले। कोवेलेंट रेडियस क्या होती है बेटा? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट शेल, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट शेल in a covalently bonded atom. Distance between nucleus to outermost shell of a covalent bonded atom. ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग का एक एटम है, तो जो उसमें डिस्टेंस है न्यूक्लियस से लेके आउटरमोस्ट शेल के बीच का, उस डिस्टेंस को ही हम यहाँ पे बोलते हैं कोवलेंट रेडियस।
तो ये बेटा आप सभी ने कर लिया होगा यहाँ तक का। अब इसके आगे हम करते हैं। यस मैम। आपको समझ में आया बेटा ये कोवलेंट रेडियस क्या होता है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। तो अब इसके बाद पढ़ेंगे कोवलेंट रेडियस के बाद मेटेलिक रेडियस एंड देन वैन डर वाल रेडियस। सारा ही पढ़ना है वन बाय वन। बेटा सभी बच्चे ना क्लास में टाइमली आया करो, ठीक है। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। अच्छा मैं यहाँ पे ये देखिए ऐसे भी लिख सकते हो इस पॉइंट को। अमन या तो क्लास में आया आज तो ओके। मैं बेटा ये लिख सकती हूँ आर कोवलेंट। जो कोवलेंट रेडियस है वो बॉन्ड लेंथ की हाफ है, यही है ना भाई। कोवलेंट रेडियस किसके इक्वल है? 1/2 ऑफ बॉन्ड लेंथ। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। कोवलेंट रेडियस क्या होती है? बॉन्ड लेंथ की आधी तो होती है बेटा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम सेकंड टाइप पढ़ेंगे वैन डर वाल रेडियस या मेटेलिक रेडियस। इसके आगे बेटा सेकंड टाइप देखिए। आप लोगों ने कभी वैन डर वाल फोर्स के बारे में पढ़ा है? मैंने तुम्हें पढ़ाया था क्लास में। वैन डर वाल फोर्स एक यूनिवर्सल फोर्स होता है। वैन डर वाल फोर्स इज ए यूनिवर्सल फोर्स और ये किसी भी दो एटम के बीच में एग्जिस्ट कर जाता है। हम लोग फिलहाल जो है टाइप पढ़ रहे हैं एटॉमिक रेडियस की, ठीक है बेटा। और एटॉमिक रेडियस की टाइप में हमने यहाँ पर फर्स्ट पढ़ लिया है कोवलेंट रेडियस। अब सेकंड हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और सेकंड है हमारा वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल्स रेडियस। तो वैन डर वाल रेडियस क्या है बेटा वो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि भाई वैन डर वाल फोर्स जो है ना ये एक ऐसा फोर्स है जो बिटवीन टू एटम इजिली एग्जिस्ट करता है और ये एक यूनिवर्सल फोर्स है। मतलब ये अपने आप एग्जिस्ट कर जाता है बिटवीन द टू एटम, ठीक है। इट इज ए यूनिवर्सल फोर्स। तो अब आप देखिए बेटा वैन डर वाल रेडियस होती क्या है? 1/2 ऑफ द डिस्टेंस, it is defined as the 1/2 of the distance between 1/2 of the distance between nuclei of two identical non-bonded atoms. Identical non-bonded atoms, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है बेटा? कोई दो एटम ऐसे हैं जो आपस में नॉन बॉन्डेड है। उन नॉन बॉन्डिंग एटम के बीच में उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? वैन डर वाल रेडियस कहलाता है। अभी आप एग्जांपल करेंगे ना तो बड़े ढंग से समझेंगे क्या मीनिंग है इसका। देखिए ध्यान से देखो बेटा। मान लीजिए मेरा ये एक Cl2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये हमारा एक Cl2 मॉलिक्यूल है। इन दोनों का ये न्यूक्लियस है, ये इनके बीच का डिस्टेंस है, ओके। ये हमारा ऐसे कोई दूसरा Cl2 मॉलिक्यूल है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था ना कोवलेंट रेडियस, वो बात है। तो ये दो हमारे अलग अलग क्या है बेटा बताओ? Cl2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पर भी कोवलेंट रेडियस है, ये भी कोवलेंट रेडियस होती है। अब ये दोनों एटम अलग अलग है ना, तो इन दोनों अलग अलग एटम के बीच में इसके न्यूक्लियस से लेके इसके इस न्यूक्लियस के बीच का जो ये डिस्टेंस है जो मैंने ब्लैक लाइन से बनाया है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं वैन डर वाल रेडियस। इस डिस्टेंस को हम बेटा क्या बोलते हैं? वैन डर वाल रेडियस बोलते हैं। ये तो आपकी कोवलेंट रेडियस है, ये कोवलेंट रेडियस है। ये दो अलग अलग एटम है जो इन दोनों अलग अलग एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? वैन डर वाल रेडियस बोलते हैं। तो वैन डर वाल रेडियस किस में आती है? बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड एटम। इस एटम और इस एटम के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है ना,
सिर्फ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दो अलग अलग एटम है, नॉन बॉन्डेड एटम है, जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उससे वान डेर वाल फोर्स आपका एग्जिस्ट करता है, और उस वान डेर वाल फोर्स से जो बीच का डिस्टेंस आता है उसको हम लोग बोलते हैं वान डेर वाल रेडियस। दैट इज कॉल्ड वान डेर वाल रेडियस। ओके, ये आप नोट डाउन कर लें। फिर थर्ड टाइप हम यहाँ पे करेंगे मेटेलिक रेडियस। और बेटा वान डेर वाल फोर्स एक यूनिवर्सल फोर्स होता है, आप ये बात भी लिख लें, इट इज ए यूनिवर्सल फोर्स, मतलब ये अपने आप एग्जिस्ट कर जाता है बिटवीन द टू एटम। वो एटम आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, नॉन आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। ये सब पॉइंट आप यहाँ पे लिख लें बेटा। वान डेर वाल फोर्स है वो एक यूनिवर्सल फोर्स होता है, उसमें ये आयन डाइपोल 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 लंडन फोर्स ये सब आते हैं वान डेर वाल फोर्स में। हमने ये करे थे ना क्लास में, एक बार आपको ध्यान हो स्टार्टिंग में ही, आयन डाइपोल 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 वान डेर वाल फोर्स में आते हैं ये सभी। तो भाई ये आपकी सेकंड टाइप होगी है। सेकंड टाइप क्या थे बेटा आपकी? वान डेर वाल रेडियस थी। अब इसके बाद हम थर्ड करेंगे, और थर्ड हमारा यहाँ पे है मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस, ठीक है, देखिए ध्यान से, ये समझ में आ गया बेटा? कर लोगे ना? Yes, ma'am. ओके बेटा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद थर्ड पॉइंट आप करें, मेटेलिक रेडियस। ये एटॉमिक रेडियस की तीन टाइप थी बेटा। दीज आर द थ्री टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट, वान डेर वाल और मेटेलिक। दो हम डिस्कस कर चुके हैं, कोवेलेंट और वान डेर वाल। अब थर्ड है मेटेलिक रेडियस। तो मेटेलिक रेडियस क्या होता है? बड़ा आसान सा है ये भी, 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का 1/2 है बेटा, 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस between two adjacent metal ion या मेटल एटम। दो एक जैसे मेटल एटम हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस है 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट मेटल एटम और आयंस, उसे हम बोलते हैं मेटेलिक रेडियस। कि भाई जो मेटल्स होगी ना उनके बीच में आपका क्या आएगा बेटा? मेटेलिक रेडियस आएगा, ठीक है। तो समझ गए आप। और बेटा मेटेलिक रेडियस में कौन सा बॉन्ड होता है? मेटेलिक बॉन्ड होता है। मेटेलिक रेडियस में क्या होता है? मेटेलिक बॉन्ड होता है। और मेटेलिक बॉन्ड एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मेटेलिक बॉन्ड बेटा क्या होता है? एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ अब जो मेटल का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस के बीच में होती है? बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड कर्नल्स, between the electron and kernels. What are kernels? Positive charge ion. What are the kernels? Positive charge ions. अगर बेटा मेटल के स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, तो मेटल के स्ट्रक्चर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक मेटल के स्ट्रक्चर में बहुत सारे क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज वाले आपके क्या है? फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन, फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके साथ साथ मेटल में जो है ना, कुछ एक पॉजिटिव चार्ज के आयंस भी होते हैं। क्या होते हैं बेटा? पॉजिटिव चार्ज के आयंस। इन पॉजिटिव चार्ज आयंस को हम बोलते हैं कर्नल्स। पॉजिटिव चार्ज आयंस को हम क्या बोलते हैं? कर्नल्स बोलते हैं। और ये स्टेशनरी होते हैं, मतलब ये अपनी जगह से मूव नहीं करते, दे आर स्टेशनरी। तो इन्हें हम कर्नल्स बोलते हैं और ये स्टेशनरी होते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ बेटा कि ये अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते। तो मेटल का स्ट्रक्चर, मेटल किस किस से बनी होती है? एक मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। आप ये मान लो कंप्लीट एक सी होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का। उसके साथ साथ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के आयंस भी होते हैं, जिन्हें हम कर्नल्स बोलते हैं।
सो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। तो अब यहाँ पे बेटा पॉजिटिव चार्ज है और साथ में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन है। पॉजिटिव चार्ज है और साथ में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन है। और आप सबको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बेटा इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयंस। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आया कर्नल्स क्या है? पॉजिटिव चार्ज के आयन है, साथ में यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, जिसे हम मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। ओके, और बेटा जो आपका 1/2 ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा बिटवीन द टू एडजेसेंट मेटल एटम आयन, उसे हम बोलते हैं मेटेलिक रेडियस। अब बेटा आप लोगों से लिखना तो कुछ है नहीं, आपको एक्सप्लेनेशन तो करनी नहीं है, तो जस्ट आपको बस इतना करना है कि जो ये हमने 3 टाइप की एटॉमिक रेडियस पढ़ी है, वांडरवाल, मेटेलिक और कोवेलेंट, इन तीनों में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन जो लेंथ है, रेडियस है, वो किसकी है? तो वो ऑर्डर आप लोग लिख लें, क्योंकि आपको क्वेश्चन अगर बनेगा तो वहीं से आएगा। ठीक है, तो ये 3 तरह की आपकी एटॉमिक रेडियस है। टॉपिक आपका पूरा हो गया है। अब इनका ऑर्डर आप लोग यहाँ पे मेंशन कर लें। तो सबसे पहले होगा बेटा वांडरवाल रेडियस। वांडरवाल रेडियस, वांडरवाल रेडियस सबसे लंबी होती है। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा क्यों होती है? क्योंकि जो वांडरवाल रेडियस है ना, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जस्ट एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बॉन्ड लेंथ बेटा यहाँ पे लंबी होती है वांडरवाल फोर्स में, इसीलिए वांडरवाल मैक्सिमम रेडियस कैरी करता है। इससे कम आपका होता है मेटेलिक रेडियस और सबसे कम आपका होता है कोवेलेंट रेडियस। तो ये आपकी 3 तरह की रेडियस होती है बेटा, वांडरवाल रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोग लिख लें बेटा, साथ में आपका ये टॉपिक पूरा हो गया एटॉमिक रेडियस का। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आयोनिक रेडियस का। ठीक है, अभी सिर्फ एटॉमिक रेडियस किया है, यहां तक को किसी को कोई डाउट है तो बताएं। चलिए मैं आप लोगों से फिर पूछती हूँ। ठीक है, तो भाई यहाँ पर मैं आपको, बरखा बेटा, बरखा, बरखा सुनाई दे रहा है बेटा? यस मैम। बॉन्ड है वो सिर्फ सेम एटम ही नहीं होता, कोवेलेंट बॉन्ड डिफरेंट एटम में होता तो है। जैसे HCl है, HCl में क्या अलग अलग एटम है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ऐसे आपका HBr है, HI है। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो सेम एटम में भी आ सकता है और डिफरेंट एटम में भी आ सकता है। ठीक है, तो भाई अब इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप करेंगे, कोवेलेंट रेडियस हमारा पूरा हो गया। सेकेंड टाइप हम करेंगे अब आयोनिक रेडियस की। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग हेडिंग डाल लें आयोनिक रेडियस। इस बार हम आयंस की बात करेंगे। टॉपिक समझ में आ ही रहा है आपको साथ साथ? तो देखिए बेटा, आयंस आप सबको पता है 2 तरह के होते हैं। तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल लें आयोनिक रेडियस। व्हाट इज आयोनिक रेडियस? सेम डेफिनेशन होगी, बस आप ये बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट शेल। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आयन, ऑफ एन आयन। ठीक है बेटा, एक आयन में कितना आपका डिस्टेंस है न्यूक्लियस से लेके आउटरमोस्ट शेल के बीच का, आप लोग खुद लिख लें, बड़े इजी सी कंसेप्ट है ये तो। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू outermost shell of an ion। ठीक है, एक आयन में डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट शेल। अब जो आयनिक रेडियस है वो 2 तरह की होती है, कैटायनिक रेडियस एंड सेकंड आपका हुआ एनायनिक रेडियस। बेटा आयनिक रेडियस आपकी 2 टाइप की होती है, कैटायनिक रेडियस एंड एनायनिक रेडियस। कैटायनिक रेडियस होगी कैटायन के केस में और एनायनिक रेडियस आपकी होगी एनायन के केस में, ये आप सभी को पता है। ठीक है, तो बस इसको तो मैं क्या लिखवाऊं। अब यहां से क्वेश्चन जो आता है ना वो देखो, एक तो है Na और एक है Na प्लस। ठीक है, तो जो कैटायन है ना
इसका साइज हमेशा छोटा होता है अपने पेरेंट एटम से। ये बात आप लोग लिख लें। साइज ऑफ कैटायन remains smaller than its parent atom. इसका मीनिंग क्या है बेटा पेरेंट एटम का? कि जिस एटम से कि बना है, भाई Na+ आयन है, किससे बना है? सोडियम मेटल से बना है, Na से बना है। तो जो पेरेंट एटम है सोडियम, उसका साइज बड़ा होता है उसके आयन से। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे एक क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। जो कैटायन का साइज है वो छोटा होता है इसके पेरेंट एटम से। ठीक है, ये आप लोग लिख लें। और इसके बाद अगर मान लो हमारे पास Cl नेगेटिव है और Cl है, तो यहाँ पे Cl नेगेटिव का साइज बड़ा हो, तो यहाँ पे भी आप मेंशन कर लें जो साइज ऑफ एनायन है, साइज ऑफ एनायन, इट रिमेन्स लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम। तो बेटा आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए ना? ये आपको ध्यान रखने हैं। कैटायन का साइज छोटा होता है इसके पेरेंट एटम से और एनायन का साइज बड़ा होता है इसके पेरेंट एटम से। ठीक है, बताओ ये दोनों पॉइंट आपको याद हो गए, समझ में आ गए ना? यस मैम। ठीक है बेटा, बाकी बच्चों को समझ में नहीं आया? ये नीचे का मत मिटाना। ठीक है बेटा, ये लो दोबारा लिख देती हूँ, इतना सा है बस, Na+। ठीक है, लिख लो। अब उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, वो नोट आप याद कर लेना, इस टॉपिक में कभी गलती नहीं करोगे। ठीक है, लिख लो। एक नोट है, एज द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज ऑफ ए कैटायन, as the positive charge increase of a cation, its size decrease. Its size decrease. जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उतना ही साइज घटता जाएगा। जैसे ये है Na+, Mg2+, Al3+। बेटा आप लोग आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, पेपर में ये आएगा इन तीनों में सबसे बड़ा साइज किसका है? बताओ, शाबाश। इस नोट को ध्यान से पढ़ो और बताओ इसका आंसर। इन तीनों में सबसे बड़ा साइज किसका है? Na+ का, Mg2+ का, Al3+ का? Al3+। सबसे बड़ा बेटा ऊपर का पॉइंट पढ़ो, एज द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज साइज डिक्रीज। Na पे एक ही Na+। समझ गए? अब ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे ना? जैसे ही आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे ही साइज घटेगा। ठीक है, आगे बात समझ में? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और आप लोग लिख लें, एज द नेगेटिव चार्ज इंक्रीज of an anion, as the negative charge increase of an anion, its size also increase. Its size also increase. As the negative charge increase of an anion, its size also increase. जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना साइज कम होगा, लेकिन जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना साइज ज्यादा होगा। जैसे कि ये है F नेगेटिव, O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव। अब आप बताओ N3 नेगेटिव। N3 नेगेटिव। N3 नेगेटिव। ठीक है, बिल्कुल, ये इसका साइज हो गया। तो अब इस क्वेश्चन में गलती नहीं होगी ना? यस मैम। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ। क्वेश्चन है ये, Na+, नियोन, Mg2+,
O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, ये N पे 3 नेगेटिव है बेटा, F नेगेटिव, Al3 प्लस। आप इन सारों को अरेंज करो इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। किस ऑर्डर में अरेंज करना है? इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ये सारे कैसे है बेटा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, मतलब कि इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, इन सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है। तो अब आप इन सभी आयंस को और एटम्स को अरेंज करो इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। करो बेटा, कैसे करते हैं? वेरी गुड बेटा, सब बच्चे करें इस क्वेश्चन को। बता देना जैसे ही होता है, प्लीज रेज योर हैंड। खुद को अनम्यूट करके बोलने फिर। हो गया ये क्वेश्चन आपका? अब देखिए बेटा, मैं बता देती हूँ आपको। यस मैम। इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, तो पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब ये आपको पता है कैटायन छोटे होते हैं किससे? एनायन से। और जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है उतना साइज कम होता है। ये आंसर होगा इसका, ठीक है। कितने बच्चों का सही है ये? प्लीज रेज योर हैंड। कितने बच्चों का ठीक है बेटा ये? कैसे किया बताओ? वेरी गुड बेटा। कैसे किया? जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना साइज कम होगा। तो सबसे कम साइज किसका? Al+3 का। उससे बड़ा Mg2+, उससे बड़ा Na+, देन आपका नियोन आएगा, क्योंकि न्यूट्रल एटम तो है ये। मैंने बताया था एनाइन का साइज बड़ा होता है उसके पेरेंट एटम से, न्यूट्रल एटम से। तो नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन है, F नेगेटिव में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो कहीं ना कहीं नियोन का साइज छोटा होगा F नेगेटिव से। जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना साइज इंक्रीज होगा। F नेगेटिव, O2 नेगेटिव और Na3 नेगेटिव। अच्छा, अब आप बताओ K और K+ है, आंसर देना आप। इन दोनों में किसका साइज छोटा है? बोलो, किसका साइज छोटा है? K का या K+ का? K+। वेरी गुड बेटा, K+ का साइज छोटा है। अगला, ओके, अगला बताना। Ca और Ca2+। Ca. A2